वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी और विजय त्रिवेदी। नहीं, मैं ये कह रहा था, बहुत बहुत देर के लिए हम लोग विषयांतर हो गए। हाँ। ये जो कदम है इसको थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। हर्षवर्धन जी ने कहा कि घोर संघी हैं। एवीपी से जुड़ा उनका ज्यादा रहा है, और आज की लीडरशिप अगर आप देखेंगे बीजेपी की, तो थोड़ा उस तरफ नजर दौड़ाइए। राजनाथ सिंह वो एवीपी में काम कर चुके हैं, अमित शाह एवीपी में काम कर चुके हैं, जेपी नड्डा एवीपी में काम कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान भी एक जमाने में एवीपी में काम कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान एवीपी में काम कर चुके हैं। जो टॉप पे आप चले जाइए आरएसएस की लीडरशिप में, दत्तात्रेय होसबोले जो नंबर 2 है, एवीपी में काम कर चुके हैं। सुनील अंबेकर मेरे ख्याल से नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आज भी हैं वो एवीपी के। तो एवीपी जो एक छात्रों की संगठन है बीजेपी की, उसकी बहुत प्रोमिनेंट रोल आज की तारीख में बीजेपी में आप देख रहे हैं, जिनकी ग्रूमिंग हुई है। आप इन दोनों सीएम को देख लीजिए, दोनों की उम्र 60 से कम है। इसलिए मैं कह रहा था जो ये पीढ़ी का परिवर्तन जो हुआ है, ये एक डेलिबरेटेड सोच समझ के किया गया अटेम्प्ट है। ये हालांकि हम लोग इसमें भी आजकल खुश हो जाते हैं कुछ लोग कि हमें पता नहीं चल पाया, पत्रकार मात खा गए। ये हमें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए कि हम खबर नहीं निकाल पाते, जो कि हमारा काम है। लेकिन उसके पीछे जो एक सोच है बीजेपी की, जो भी लीडरशिप चूज की जा रही है आज की डेट में, जो देश का नेतृत्व करेगी या राज्य का नेतृत्व करेगी, उन्होंने अपनी ग्रूमिंग जो उनकी हुई है, जो पॉलिटिकल नर्चरिंग जिसको कहते हैं, जो नर्सरी है उनकी, उन सब की एवीपी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तमाम लोग जो देश आज चला रहे हैं, जिनके हाथों में बागडोर दी गई है, आज ये 58 साल के मोहन यादव कह लीजिए, 59 साल के विष्णुदेव साय कह लीजिए, तो अब मुझे लगता है कि कल जो हम देखने वाले हैं, मैं आगे की तरफ देखना चाहता हूं कि कल जो वहां होने वाला है, क्या वहां भी कोई ऐसा नाम आएगा। हालांकि अगर एक बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से अगर सोचें और ट्रेडिशनल तरीके से सोचे, तो एक जगह ओबीसी, एक जगह एसटी, तो एक जगह कोई महिला होनी चाहिए, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन का मसला है और उसको प्रूव करना है कि हम उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो क्या वहां कोई महिला होंगी लेकिन वो महिला कौन होंगी, उनका बैकग्राउंड क्या होगा, क्या वो छात्र राजनीति से आती है, क्या उनका लंबा जुड़ाव रहा है, ये बीजेपी सोच समझकर कर रही है, जहां कांग्रेस मात खा रही है। कांग्रेस का वो पीढ़ी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस पीछे की तरफ गई है। आलोक शर्मा भी इस बात को मानेंगे कि जिस समय सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो कोई यंग आदमी सामने नहीं आया। वो सोनिया गांधी से ज्यादा उम्र के हैं जिनको आज अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो पीढ़ी का परिवर्तन जो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, जो इस तरीके से होना चाहिए, जो लंबे समय तक पार्टी को चला सके, देख सके, फॉरवर्ड लुकिंग हो और उनका संगठन उस दिशा में आगे बढ़े। आप राज्यों में भी देख लीजिए, आप राज्यों में कहेंगे, और कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि राज्यों में जिन लोगों को नेतृत्व दी गई है, कमान दी गई है, मुख्यमंत्री नहीं, संगठन की कमान भी, वो लोग भी नए हैं, वो करीबी हैं अमित शाह के या नरेंद्र मोदी के, लेकिन वो दरअसल नई पीढ़ी के लोग हैं जिनका बैकग्राउंड या तो आरएसएस का है या एवीपी का मूलतः है, और वो अब बहुत दिनों तक अपने संगठन के लिए काम कर सकते हैं। कांग्रेस यहां लैग करती हुई दिखती है, उसके पास यंग लीडरशिप वैसी दिखाई नहीं देती है जो पार्टी को आगे ले जा सके। ओके, सुकेश के नाम के नीचे देखिए, वहां जरा कुछ दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करवाइए। मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं। हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए हर्षवर्धन जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं बिल्कुल जो सुकेश कह रहे हैं वो लगभग सही है। बस उसमें एक दो चीजें जोड़ता हूं। एक तो ये कि वारिस भाई हमको ठीक से सुनते नहीं। मैं पहले भी कई बार कहता हूं, प्रवक्ता मुझ पर टिप्पणी करते हैं तो हमेशा पिटते हैं। कट्टर शब्द मेरे किसी भी वाक्य में आया हो तो आप मुझे बताइए। मैंने घनघोर संघी कहा, फिर से दोहरा रहा हूं। तो वारिस पठान जी, मुझ पर टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोचा कीजिए। मैं नेता नहीं हूं तो ज्यादा सावधानी बरतता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इसको समझिए कि ये है क्या। ये जिसको बार बार कहा जाता है कि जो पिछड़ी जाति की राजनीति राहुल गांधी करेंगे, ओबीसी कार्ड प्ले करेंगे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उस मतदाता समूह को प्रैक्टिस करके किया है, अपने साथ प्रीच करके नहीं किया है। यानी एक तो होता है भाषण देना कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाएंगे, और एक है कि अच्छा हम ठीक है, तुम गरीब हो, चलो ठीक है, तुमको हम शौचालय दे देंगे, चलो तुम्हारा घर बनवा देंगे,
तुम्हारे घर में बिजली पहुंचा देंगे, तुम्हारे लिए कुछ रकम का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारा बच्चा कुछ काम करना चाह रहा है उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो ये दोनों में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, और यही जो लाइन में बोल रहा हूं, यही आज की राजनीतिक परिवर्तन की दिशा दशा की बुनियाद है। जिसको समझ में आ जाएगी वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आएगी तो मुझ पर टिप्पणी करके अपना काम चलाएगा। ओके, अब विजय जी देखिए, आलोक शर्मा जो कह रहे थे ना अभी कि प्रधानमंत्री या बीजेपी कहती तो है कि मैं तो 4 जातियों में मानता हूं, बीजेपी भी उनकी बात दोहराती है, नारी, युवा, किसान और गरीब, जबकि यहां छत्तीसगढ़ में ट्राइबल और मध्य प्रदेश में ओबीसी। यानी कांग्रेस की जो ओबीसी राजनीति हाल में राहुल गांधी ने जिसका जिम्मा उठाया, उसका जवाब देने की कोशिश की है ना 24 की तैयारी में, उसको कोऑप्ट करने की कोशिश। हाँ, प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है ना उसे। विजय जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की जो 4 जातियां उसमें भी शामिल होती है ना। वो किसान भी होता है, वो युवा भी होता है, और हो सकता है जैसे सुकेश जी जैसे विद्वान लोग कह रहे हैं कि कल कोई महिला भी हो जाए। तो वो जातियां और प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही है उसको प्रीएम्प्ट करके कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। मोहन यादव जी को लेकर बधाई देने के अलावा मैं समझता हूं, क्योंकि उनको बधाई देनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अच्छा काम करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई नया चेहरा आएगा तो वो अच्छा काम नहीं करेगा, वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। बात प्रत्युष जी जो कर रहे थे कि ड्यू प्रोसेस, हाँ, माने जी एक चीज में समझ, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया, ये उनका फैसला है, पार्टी का फैसला है। प्रत्युष जी ये ना माने कि नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय किया है, फैसला किया है, तो भी कोई बात नहीं, ये भी उनके मानने की बात है, इसमें मैं बहस नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन मैंने इतनी फास्ट पार्टी कभी नहीं देखी होगी जिसमें 163 विधायक 32 मिनट में नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर दे। 4 बजे विधायक दल की बैठक होती है और 4:32 पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम आ जाता है। उसमें वीडी शर्मा साहब का भाषण भी है, उसमें कन्हैया मनोहर लाल खट्टर साहब का भाषण भी है, और उसके तुरंत बाद सारे विधायकों ने आपस में राय की, सलाह मशवरा किया और कहा कि मध्य प्रदेश का भला डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में है। विजय जी, अब आप ज्यादती कर रहे हैं प्रत्युष कंठ के साथ। आपको भी पता है, और देखिए सबको पता है कि मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली में तय होता है और कांग्रेस में भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी ने हाँ दिल्ली में तय किया है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए सबको पता है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने, जेपी नड्डा भी होंगे उस चर्चा में, मंथन में, हो सकता है जी बिल्कुल होंगे। तो अब लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता है ना, वो इस बात को कह तो सकते नहीं है, उनकी भी मजबूरियां हैं, इसीलिए वो प्रोसेस खट्टर साहब ने, आप यदि उस भाषण को सुन रहे हो तो खट्टर साहब, आप मोहन यादव का नाम और पहले ले सकते थे यदि आप खट्टर साहब का भाषण सुनते। जो विधायक दल की बैठक में खट्टर साहब ने भाषण में अपने में कहा कि पार्टी वक्त के साथ जिम्मेदारियां बदलती है। जिस समय उन्होंने ये बोला उसी समय तय हो गया था औपचारिक तौर पर कि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो ये बात है, और मैं समझ रहा हूं पार्टी का जो सबसे बेहतर काम हो रहा है कि वो समय रहते, बल्कि समय से पहले अपनी रणनीति को बदल रही है, अपनी जरूरतों के हिसाब से सब चीजों को बदल रही है। और एक डिसिप्लिन पार्टी है तो उसमें वो सब काम ठीक तरीके से हो रहा है। और डिसिप्लिन से भी ज्यादा यह कि लीडरशिप जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है, सेंट्रल लीडरशिप। तो अब देखिए ये विजय जी, थोड़ा सा ना हमारे दर्शक भी सोचते होंगे और बहुत सारे विद्वान लोग भी सोचते होंगे, अरे पर्यवेक्षक करते क्या है? तो इसमें थोड़ा सा जरा मुझे बताइए कि दिल्ली का संदेश लेकर जब ये जाते हैं, उसके बाद फिर वहां विधायकों से बात करते हैं, तो क्या विधायकों की कुछ उनकी राय होती है, या फिर सिर्फ दिल्ली का फैसला उनको बता दिया जाता है और विधायक दल उस पर मोहर लगा देता है? मोटे तौर पर ऐसा ही होता है, क्योंकि पर्यवेक्षकों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि जो तय किया गया है दिल्ली में, उसे वहां पर स्मूथली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होता, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परेशानियां भी होती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर पर्यवेक्षक, इसलिए हमेशा कुछ सीनियर को भेजा जाता है। आप सोचिए राजस्थान में सबसे सीनियर आदमी पार्टी का राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है, क्योंकि लगता है कि कभी कोई जरूरत हो तो वो उन चीजों को भी देख सके। लेकिन एक सिस्टम है, और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सब में ऑब्जर्वर अपना नाम की लिस्ट लेकर जाते हैं, वो वहां पर जाकर तय करते हैं। मैं आपको फिर से एक उदाहरण बता देता हूं, 2017 का लखनऊ का, जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत से जीती 325 सीटों पर, तो वहां पर लखनऊ के में विधायक दल की बैठक हो रही थी।
विधायक दल की बैठक हो रही थी और उससे पहले दोपहर में जिस प्लेन से, स्पेशल प्लेन से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य और सब लोग गए थे, कुछ और नेता गए थे, तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए कुछ 100-200 गाड़ियों का काफिला था जो उनको लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो वहां चले गए थे पार्टी ऑफिस जुलूस निकालकर, और योगी जी पीछे से निकलकर वीवीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। खैर वो तो अलग है, लेकिन शाम को 5 बजे जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई और जो मंच का संचालन कर रहे थे, जब वो मंच पर आए तो वेंकैया नायडू उस समय उसके ऑब्जर्वर थे। वेंकैया नायडू ने जब वो मंच पर पहुंच रहे थे नाम के लिए, उनको पता नहीं था कि कौन अनाउंस होने वाला है, तब वेंकैया नायडू ने उनको योगी आदित्यनाथ का नाम बताया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस किया और उस हॉल में उस वक्त योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। देखिए कितना सस्पेंस होता है। अब आलोक जी आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन खाली विजय जी को जोड़ देता हूं, इसको सीरियसली नहीं लिया जाए विजय जी। अभी मुझे किसी भाजपा के नेता ने कहा जब ये बैठक चल रही थी कि अपन ऐसा भी चला सकते हैं। मैंने कहा क्या खबर में कुछ बता सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा चला दीजिए कि जब मनोहर लाल खट्टर विमानतल पे उतरे और उनको स्वागत करने के लिए लोग जो गए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि जहां पे ये बैठक चल रही है वहां फोन काम करता है ना? टाइम खत्म हो रहा है। आलोक जी आप मुस्कुरा तो रहे हैं, देखिए, लेकिन आलोक जी अब बीजेपी में पर्यवेक्षकों का संदेश लेकर, अगर मोदी जी का संदेश लेकर कोई पर्यवेक्षक जाता है तो वहां विधायक मान लेते हैं। आपके यहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो गहलोत जी का उदाहरण याद आ रहा था मुझे। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि वेंकैया नायडू जी भी जब गए थे तो पहली मंजिल का कौन सा 126 या 28 कमरा नंबर था, जिसमें वहां पर कई घंटे तक, 8-10 घंटे तक 2 लोग कमरे में बैठे रहे थे, तो कोई पर्यवेक्षक नहीं थे। नाक में नकेल डाल के योगी जी बने थे। विजय भाई बातों को घुमा रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि 8-10 घंटे तक एक मीटिंग चली थी, उसमें क्या हुआ था अंदर खाने? बीजेपी देखिए या तो घुटने टेकती है मजबूत के सामने या डमी ढूंढती है, तो वैसा ही कुछ चल रहा होगा अभी भी। ओके, चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं। हाँ हर्षवर्धन जी जल्दी से 10 सेकंड, छोटा सा कमेंट। नहीं, ये आलोक शर्मा जी की जानकारी बिल्कुल गलत है। योगी कोई नकेल डाल के मुख्यमंत्री नहीं बने। जो लोग जानते हैं किन वजहों से बने थे वो थोड़ा विस्तार देना पड़ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और संघ की पसंद है। क्यों क्यों बने उसमें विस्तार हो जाएगा, लेकिन योगी कोई दबाव बनाकर मुख्यमंत्री बने थे ऐसा नहीं, वही मोदी और संघ की पसंद थे। चलिए फिर बहस करेंगे इस पर। अब तो ये बहस चलने वाली है क्योंकि राजस्थान का सीएम अभी तय होना है। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।